अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज का शो बड़ा स्पेशल है इस लिहाज से भी कि मैं आपके साथ एक रिसर्च शेयर करती हूँ कि यूनिसेफ के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल जो है पाकिस्तानी बच्चों की 4 लाख जानें जाती हैं। अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं तो 1 मिनट में एक बच्चे की जान जाती होगी। तो यहाँ जब हम ये सिचुएशन देखते हैं कि हमारे बच्चों की इस तरह से जानें जाती है, तो दूसरी जानिब ऐसे इदारे भी बड़ा ज़बरदस्त काम करें, उनकी कोशिश होती है कि इन बच्चों की वो जानें बचा सकें। तो यहाँ पे एक इदारा, बड़ा जबरदस्त सा इदारा, चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन जो है अपने इस मिशन में कोशिश कर रहा है कि ऐसे बच्चों की जान बचा सके, और वो हर साल 15 लाख बच्चों की जानें बचाता है। तो आज हमारे रियल पाकिस्तानी जो है चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन की CEO डॉक्टर एहसन रुबानी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी डॉक्टर एहसन रुबानी साहब हमारे साथ मौजूद है, हम उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये कि आपका बहुत शुक्रिया कि माशाल्लाह से आप जिस तरह से हमारे पाकिस्तानी बच्चों की जानें बचा रहे हैं, और हम ये नंबर्स देख रहे हैं कि माशाल्लाह से दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। ये 15 लाख बच्चों की जानें बचाना एक बहुत बड़ा काम होता है। तो मैं ये जानना चाहूँगी, इस सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ? इस सफ़र का आगाज़ 2010 के सैलाब की वजह से हुआ। पाकिस्तान के कुछ मुखय्यर हजरात ने कहा कि अस्पतालों की हालत देखी सैलाब के बाद, और उन्होंने कहा कि हम कंप्लेन तो करते हैं, लेकिन अगर हम कंप्लेन करें और कुछ काम ना करें देन वी आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो उन्होंने कहा कि इसका बीड़ा कौन उठाएगा? अगर पाकिस्तानी बच्चे मर रहे हैं जो बचाए जा सकते हैं, तो बचाने के लिए पाकिस्तानियों ही को तो आगे आना पड़ेगा। तो ये था वो आगाज़ सन 2010 में, और माशाल्लाह 13 साल में हम इस मकाम तक पहुँचे हैं कि अब सालाना 15 लाख बच्चों का अच्छा इलाज हो रहा है, और बिल्कुल मुफ्त इलाज हो रहा है, और इमरजेंसी रूम्स में इलाज हो। कि माशाल्लाह से 100 हॉस्पिटल्स में आपकी प्रेजेंस है, तो किस तरह से आप लोग इसको ऑपरेट करते हैं? थोड़ा सा ये अपना मैकेनिज्म बताएंगे, आप शेयर करेंगे? देखिए, सबसे पहले समझने की ज़रूरत ये है कि मसला क्या है। पाकिस्तान में रोज़ाना 1000 बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम है और वो मर जाते हैं, और तकलीफ़ की बात यह है कि ये बच्चे बचाए जा सकते हैं। इनको प्रिवेंटेबल डेथ कहा जाता है। ये पाकिस्तान का नंबर 1 डेथ इशू है, और इनको बचाना मुश्किल नहीं है, सिर्फ नीयत और हौसले की ज़रूरत है। तो हमने उस पर फोकस ये किया कि अगर हस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड्स बेहतर कर लिए जाएं, तो हम इनमें से आधे बच्चों को बचा सकते हैं। तो हमने फोकस किया एक चीज़ पे कि अस्पतालों के इमरजेंसी रूम्स बेहतर करेंगे, और शुरू किया हमने सरकारी अस्पतालों से, क्योंकि गरीब तरीन बच्चे और बीमार तरीन बच्चे, द पुअरेस्ट एंड द सिकेस्ट, सरकारी अस्पतालों में आते हैं। तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि अपनी सरकार, अपनी रियासत के अस्पतालों को बेहतर जगह बनाएं, और इसमें हम सब पाकिस्तानियों की ज़िम्मेदारी है। तो हमने अपना पहला कदम उठाया। टेली मेडिसिन भी देखते हैं कि माशाल्लाह से टेली मेडिसिन से बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चों को इलाज में बहुत ज़्यादा आसानी होगी है। वो किस तरह से हो, आप लोग किस तरह से देखते हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी इज़ अ गेम चेंजर। वो इस वजह से है कि पाकिस्तान में इतने डॉक्टर्स नहीं हैं कि अच्छे सीनियर डॉक्टर हर देहात में, हर गांव में मौजूद हों। तो अगर डॉक्टर देहात में नहीं जा सकते, तो देहात डॉक्टर के पास आ सकते हैं। ये काम टेक्नोलॉजी कर रहा है। जब आज हम जूम कॉल्स करके कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं, तो उसी तरह की कॉल करके हम अपने बच्चों को बता सकते हैं कि बेहतरीन डॉक्टर जो बड़े शहरों में हैं, वो 24 घंटे छोटे शहरों में, जहाँ 2/3 आबादी रहती है पाकिस्तान की, उन बच्चों का इलाज कर सकें। वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, जो ऑलरेडी लोग मौजूद हैं, उनको सपोर्ट कर सकें, और उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। इस वक्त हम 150 सेकेंडरी केयर अस्पतालों में मौजूद हैं। ये सब सरकारी अस्पताल हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान के 500 अस्पतालों तक हम पहुँच जाएंगे अगले 3 साल के अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएंगे कि चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन कहाँ कहाँ उसकी प्रेजेंस मौजूद है? दूसरी एक अच्छी बात मैंने ये देखी कि जहाँ सिंध में आप लोगों ने कोई भी इस चीज़ की कोशिश की, वहाँ पे सिंध गवर्नमेंट की जानिब से काफ़ी ताउन किया गया। तो वो किस तरह से जो है उन्होंने आपके साथ ताउन किया था? देखिए, आप कभी भी कोई अच्छा काम करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि बड़े पैमाने पे काम किया जाए। एक स्कूल चलाना, एक अस्पताल चलाना अच्छी बात है, लेकिन आप चाहते हैं अगर उसका इम्पैक्ट हो तो वो स्केल पे करना ज़रूरी होता है। और स्केल पे करने का एक ही तरीका है, आप हुकूमत के साथ मिलके काम करें। हुकूमत पे तनकीद करना आसान तरीन काम है, लेकिन हुकूमत के साथ मिल के काम करें तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। इस वक्त हम 7 मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, 4 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, GB, AJK और फेडरल गवर्नमेंट।
لیکن ہم نے شروع کیا سندھ گورنمنٹ کے ساتھ اور انہوں نے ہمیں ہر طرح سے مدد کی, بہت حوصلہ بڑھایا. اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ کام کرنا مشکل ہے, میں ان سے یہ کہوں گا آپ ایک قدم بڑھائیں, حکومت آپ کے ساتھ 2 قدم بڑھا کے کام کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ہم لوگ جاننا چاہیں گے انٹیریئر سندھ میں کہاں کہاں ہے, بلوچستان میں کہاں ہے, اگر پنجاب میں بھی جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ ابھی بھی کام کر رہے ہیں ہاسپٹل چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کو, اس دائرہ کار کو اس کو ایکسپینڈ بھی کر رہے ہیں, تو کہاں کہاں ہیں جہاں پہ جو ہے بچے جو ہیں پیرنٹس اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں؟ ہمارے جو ایمرجنسی رومز ہیں وہ تمام ٹیچنگ ہسپتالوں میں موجود ہیں. سندھ میں 9 بڑے ہسپتال ہیں حکومت کے, ہم 9 کے 9 میں حکومت کے ساتھ مل کے بچوں کے ایمرجنسی روم چلا رہے ہیں. بلوچستان میں ایک گورنمنٹ کا میڈیکل کالج ہے, اس کے ساتھ جو ہسپتال اٹیچڈ ہے ہم اس میں یہ کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک لاہور میں اور ایک اسلام آباد میں ہے. لیکن جس بات کی ہمیں خوشی ہے اور وہ ہے بطور پاکستانی ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں, اس وقت بلوچستان کے ہر ڈسٹرکٹ ہسپتال میں ہم 24 گھنٹے سروس دے رہے ہیں. اور سندھ کے نہ صرف ہم ہر ڈسٹرکٹ ہسپتال میں سروس دے رہے ہیں, ہم ہر تحصیل ہسپتال میں سروس دے رہے ہیں. اور 33 ایسی تحصیلیں ہیں جہاں تحصیل ہسپتال نہیں ہے, وہاں کے رورل ہیلتھ سینٹر میں سروس دے رہے ہیں. اس سال ہم 101 تحصیلوں میں سندھ کی سروس دے رہے ہیں. تو یہ کام کرنے سے ہماری ٹیم کو حوصلہ مل رہا ہے کہ یہ کام اچھا ہو گیا ہے, اس کو انشاءاللہ پورے پاکستان تک پھیلائیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی ٹیم کتنی بڑی ہے, کس طرح سے ساری, جو obvious سی بات ہے یو آر سی ای او, تو کس طرح سے ساری کوآرڈینیشن چلتی ہے, کیونکہ یہ واقعی بڑا مشکل کام ہے. کیونکہ ایک تو یہاں پہ ہم مشکل کام اس لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کے پاس اویئرنیس ہی نہیں ہے. پہلا تو مشکل یہ ہے کہ لوگوں کو, پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بچوں کو کیا ہوتا ہے. انفارچونیٹلی اسٹل ابھی بھی پیرنٹس وہ اپنی ٹوٹکوں میں لگے رہتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ ساری کوآرڈینیشن اپنی ٹیم سے کس طرح سے آپ جو ہے مینیج کرتے ہیں اور کن کن چیلنجز کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ٹیم کا جو جہاں تک تعلق ہے تو اس وقت 1500 اس کا اسٹاف چائلڈ لائف کے ساتھ ہے. اس میں سب سے بڑی تعداد ڈاکٹرز کی, نرسز کی اور فارماسسٹ کی ہے جو ہماری کلینکل ٹیم ہے. اور اسی کے ساتھ ہماری ایڈمنسٹریشن ٹیم ہے جس میں جینیٹوریل ٹیم بھی ہے, سیکیورٹی ٹیم بھی ہے, بیکاز یہ پورے ہسپتال کی طرح ایک ایمرجنسی روم کی ہر سروس کو آپ نے مینیج کرنا ہے. اس میں بہت ضروری ہے کہ اس ٹیم کے 3 ویلیوز ہوں. پہلا یہ کہ آپ کمپیٹنٹ سٹاف ہو, دوسرا یہ کہ وہ اپنے کام پہ عمل کرے, کمپلائنس کرے, اور اپنے کام کے ساتھ کمپیشن ہو. تو یہ 3 پلرز ہیں جو میڈیکل سائنس کہتا ہے, کمپیٹنس, کمپلائنس اور کمپیشن. اس کو اردو میں زیادہ اچھا مزہ آتا ہے کہنے میں, علم, عمل اور عشق. تو اگر آپ کی ٹیم میں یہ 3 خصوصیات پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر ٹیم میں کام کرنے کا مزہ آتا ہے. اور جہاں تک ایکسپینشن کا تعلق ہے, اس طرح جہاں سے یہ ٹیم ہمیں ملتی ہے اور ہم جاتے ہیں تو ہمیں سب سے بڑا فائدہ یہ ملتا ہے کہ ٹیچنگ ہسپتال جن شہروں میں ہوتے ہیں وہاں پہ نرسز اور ڈاکٹرز مل جاتے ہیں. جن جگہوں پہ چھوٹے شہر ہیں وہاں پر بھی ہمیں نرسز مل جاتی ہیں اور ہم ان کو ٹرین کرتے ہیں, گورنمنٹ کی ٹیمز کو ٹرین کرتے ہیں تاکہ ہم ان کے کام کو بہتر سے بہتر کر سکیں. جی یہ تو بڑی اچھی بات ہے کیونکہ آپ جہاں دیکھتے ہیں کہ جہاں ضرورت ہے بچوں کو علاج کی, وہاں پہ ہم چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کا کردار بڑا بھرپور دیکھتے ہیں. مجھے یہ بتائیں, بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ انسان کو آبویس بات ہے فنڈ چاہیے ہوتے ہیں, وہ بھی جنریٹ کرنے پڑتے ہیں کیونکہ ڈاکٹرز ہیں, اتنی بڑی ٹیم ہے, پھر علاج, یہ ساری کچھ, تو وہ کس طرح سے آپ لوگ پھر مینیج کر پاتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے جب یہ کام شروع ہوا تھا تو مخیر حضرات سامنے آئے تھے, اور اسی طرح سے کراچی ماشاءاللہ مخیر حضرات بہت سارے رفاہی فلاحی اداروں میں کام کر رہے ہیں. وہاں سے کام شروع ہوا, حکومت کے ساتھ مل کے شروع ہوا, پھر حکومت کو یہ ماڈل پسند آیا اور انہوں نے اس کی فنڈنگ سٹارٹ کی. تو یہ کام مل کے ہو رہا ہے اور ہمیں بہت خوشی ہے. حکومتیں, خصوصاً حکومت سندھ اور بلوچستان میں اس میں گرانٹ سپورٹ دیتی ہیں, بیکاز اس کے بغیر آپ اتنا بڑا کام کر نہیں سکتے. تو یہ ہماری سب سے بڑی ایسنس ہے. اور جہاں تک تعلق ہے کہ اس میں مشکلات کہاں پیش آتی ہیں, دیکھیے مشکلات وہی ہیں جو کسی بھی کام میں پیش آتی ہے. جتنا بڑا کام ہوگا اتنی ہی بڑی مشکلات آئیں گی, لیکن ہمارے پاس ایک ایسی ریسورس ہے جس سے یہ ساری مشکلات حل ہو جاتی ہیں, اور وہ ہے ان 15 لاکھ بچوں کی ماؤں کی دعائیں. جب ہر سال ہم 15 لاکھ بچوں کا علاج کرتے ہیں تو 15 لاکھ ماؤں کی دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ اللہ سنتا ہے. اور پھر اللہ کے سامنے تو کوئی بھی مشکل نہیں ہے, بلکہ جب پرابلمز آتی ہیں مختلف قسم کی تو ہم یہی کہتے ہیں کہ
खुदा से मत कहो कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मुझे ये जानना है डॉक्टर साहब कि जो हम बच्चों की बात करते हैं, कितनी उम्र के बच्चे यहाँ पे लेकर आते हैं, पेरेंट्स लेकर आ सकते हैं। दूसरी बात ये कि क्या चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के दरवाजे सब पेरेंट्स के लिए खुले हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वो जो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, तो यहाँ पे इस तरह का कोई ये तो नहीं है कि नहीं ये जा सकते हैं, वो जा सकते हैं, या सारे पेरेंट्स ला सकते हैं? हमारे दरवाजे ना सिर्फ सबके लिए खुले हैं, 24 घंटे खुले हैं, ईद के दिनों में खुले हैं, मुहर्रम के दिनों में खुले हैं, अर्बन फ्लडिंग होगी तो खुले हैं। एग्जाम्पल देता हूँ कि लाड़काना में हमारे पास 400 बच्चे आते हैं। टिपिकली आप प्राइवेट सेक्टर में अस्पताल में जाएं, वहाँ इमरजेंसी में 50 बच्चे आते हैं रोज़ाना। सरकारी अस्पतालों में 300 से 400 बच्चे आते हैं। तो आप ये सोच लीजिए 10 गुना का फैक्टर ये है। जब फ्लड आया तो लाड़काना में 6 हफ्ते तक रोज़ाना हमारे पास 1000 से ज़्यादा बच्चे आए हैं, और इसी टीम ने मैनेज किया है, क्योंकि वो टीम उस शहर की होती है, वो अपने बच्चों को पानी में छोड़ के आई, लेकिन वो वहाँ खड़ी हुई और उन्होंने बच्चों का इलाज किया। तो आप सोचिए कितना उन्होंने अपने आप को स्ट्रेच किया ये करने के लिए। और इसी हवाले से अगर हम ये बात करें तो सबसे अच्छी बात यह है कि माँ बाप भी हमारे साथ बड़े कोऑपरेट करते हैं, बड़ी दुआ दे के जाते हैं। आप किसी के बच्चे को जो बेहोशी की हालत में आया है, जब वो 4 या 6 घंटे बाद ठीक हो क्या हंसता हुआ अपनी माँ की गोद में जा रहा होगा, तो माँ बाप आपको दुआएं देंगे। तो हमारी टीम की सारी मेहनत जो है वहाँ पे उनकी थकन दूर हो जाती है। तो डॉक्टर साहब कितने साल के बच्चे यहाँ पर आ सकते हैं? जी, बच्चे तो 14 साल अमूमन पीडियाट्रिक एज कंसिडर की जाती है, लेकिन अगर आप बीमारी का प्रोफाइल देखें तो 85% बच्चे वो आते हैं जो 5 साल से छोटे हैं। अगर आप चाइल्ड मोर्टेलिटी को मेजर भी करें तो यही देखते हैं कि कितने बच्चे 5 साल की उम्र तक पहुँचे। उसकी वजह यह है कि ज़्यादातर बच्चों 5 साल की उम्र तक उनकी नाजुक उम्र होती है। अगर आप 5 साल अचीव कर लिए तो फिर बहुत कम चांस है कि आप किसी शदीद बीमारी का शिकार होकर मरें। तो 85% जो हमारे पास बच्चा आता है वो 5 साल से छोटा आता है। हमारे पास जो सबसे ज़्यादा नाजुक बच्चे आते हैं वो 1 महीने की उम्र के आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है जब पेशेंट जो बच्चों की जो है वो ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं, कोई मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं, तो उस वक्त आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी होती है जब लोड ज़्यादा हो जाता है और आपकी टीम वही उतनी उस पर कर रही होती काम, तो फिर क्या आप लोग करते हैं? देखिए, इमरजेंसी मेडिसिन भी एक साइंस है। बाज़ दफ़ा जब इसको मास इमरजेंसी कहते हैं, जैसे हमने कहा कि एक फ्लड के ज़माने में 400 के बजाय 1000 1400 तक बच्चे आते हैं। फिर आपकी स्ट्रैटेजीज डिफरेंट हो जाती है। फिर आप एडवांस ट्रियाज करते हैं, आप कुछ ट्रियाज दरवाजे लेवल पे करते हैं, कौन से बच्चे अंदर जाएंगे, आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। हम अगर बेड पे बच्चे को लिटा के ड्रिप लगा सकते हैं, ड्रिप लगाएंगे। अगर कुर्सी पे बैठा के लगा सकते हैं, कुर्सी पे बैठा के लगाएंगे। लेकिन हम रिफ्यूज़ किसी को नहीं करेंगे, क्योंकि जो सरकारी अस्पताल में आ रहा है इट इज़ अ प्लेस ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। मना करेंगे तो उसके पास कोई चॉइस नहीं है। इमरजेंसी वाले कहते हैं अगर आपको उसको 3 बच्चों को भी एक बेड पे लिटा के देना पड़े, लेकिन इलाज तो आपने करना है। वी नीड टू डू द बेस्ट दैट वी कैन। ज़िंदगी देने वाला अल्लाह की ज़ात है, लेकिन हमारे काम में कमी ना हो, ये हमारी जिम्मेदारी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये देख रही हूँ कि माशाल्लाह से पीछे आपके डॉक्टर्स, आपकी टीम भी बैठी हुई है, वो पेशेंट्स को देख भी रही है, तो थोड़ा सा विजिट करते हैं और चीज़ों को देख भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं कि किस तरह से इसका स्ट्रक्चर मैकेनिज्म है, ताकि हमारे व्यूअर्स भी जान सकें कि आज के दौर में यहाँ पे बैठ के भी पेशेंट्स को देखा जा सकता है। जी ज़रूर। जी नाज़रीन, अभी हम टेली मेडिसिन की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे समझेंगे, जानेंगे किस तरह से यहाँ से डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को देखते कंसल्ट करते हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, हम इनसे पूछेंगे कि किस तरह से सिस्टम जो है वो ऑपरेट होता है। जी डॉक्टर साहब। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि सीनियर डॉक्टर्स और डॉक्टर्स ऑन ग्राउंड आपस में कंसल्ट करें। अब ये आप तस्वीर देख रही हैं, ये एक बच्चा इमरजेंसी रूम में है, रिससिटेशन कैटेगरी का है और लाड़काना के ER में है। यहाँ पे इस बच्चे को आप देख रहे हैं, ड्रिप भी लगी हुई है, इसको ऑक्सीजन भी दे रहे हैं। अब आप इसी कमरे को देखेंगे कि इस पूरे कमरे के अंदर और कितने बच्चे यहाँ पर हैं। ये रिससिटेशन ट्रॉली है, इसमें सारी लाइफ सेविंग मेडिसिन होती हैं, नर्स काम कर रही है। इस कमरे में 4 बेड्स हैं, जिसमें 2 छोटे बच्चे यानी न्यूनेट्स के लिए हैं, 2 बड़े बच्चों के लिए हैं, और इस कमरे में कार्डियक मॉनिटर्स लगे हुए हैं। असली काम ये है, यहाँ पे जो सीनियर डॉक्टर बैठे हुए हैं, ग्राउंड वाले डॉक्टर्स को 24 घंटे सेकंड ओपिनियन दे रहे हैं। वहाँ वाले डॉक्टर्स मशवरा कर सकते हैं,
यहाँ वाले डॉक्टर्स उनको कॉल कर सकते हैं। सबसे अहम बात है, ये काम 24 घंटे हो रहा है और यहाँ से हम कार्डियक मॉनिटर्स देख रहे हैं, उन पे राय दे रहे हैं। इससे कम से कम 30% केसेस में, 30% केसेस में आप बच्चों का इलाज बेहतर कर लेते हैं। अच्छा, मुझे बताइए यहाँ पे कितनी डॉक्टर्स की टीम मौजूद होती है जो यहाँ से पेशेंट या हॉस्पिटल से जो है वो कोऑर्डिनेशन और वो कंसल्ट कर रहे होते हैं? जी, इस वक्त हम लोग तकरीबन 1200 मरीजों पे डेली कंसल्टेशंस कर रहे हैं। उसके अलावा हम सिस्टम चेक कर रहे होते हैं कि क्या प्रोसेसेस फॉलो हो रही होती हैं। लेकिन आप सोचिए कि 1200 बच्चे जो हमसे दूर हैं, जो छोटे शहरों में हैं, वहाँ पे सीनियर डॉक्टर्स 24 घंटे कंसल्ट कर रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्वालिटी इन हेल्थ केयर। जी, इसमें सिविल अस्पताल कराची, NICH सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोरंगी 5 नंबर, लियारी जनरल हॉस्पिटल, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल है, नवाब शाह है, लाड़काना है, सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद है और सिविल हॉस्पिटल सखर, ये तो सिंध में है। उसके अलावा कॉलेज के साथ सिविल अस्पताल कोयटा है और मेयो हॉस्पिटल लाहौर में और पिम इस्लामाबाद में, और उसके अलावा 150 डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पताल हैं जो सिंध बलूचिस्तान में फैले हुए। अच्छा, मुझे बताइए यहाँ पे कितनी डॉक्टर्स की टीम मौजूद होती है जो यहाँ से पेशेंट या हॉस्पिटल से जो है वो कोऑर्डिनेशन और वो कंसल्ट कर रहे हैं? जी, इस वक्त हमारे पास यहाँ पे 15 डॉक्टर्स मौजूद हैं जो इस वक्त इनको कंसल्ट कर रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि शहर में पानी हो या बिजली हो या ना हो, ये लोग अपनी ड्यूटी पे मौजूद होते हैं 24 घंटे और यहाँ से ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब ये सिविल अस्पताल आप देखिए, ये सिविल अस्पताल कराची में यहाँ से उस डॉक्टर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वहाँ के डॉक्टर्स, अच्छे डॉक्टर्स मौजूद हैं, लेकिन जब बच्चा सीरियस हो तो सेकेंड ओपिनियन मैटर्स। तो मुझे आप ये बताएं डॉक्टर साहब कि आपने कहा लाइट हो नहीं हो चीज़ें हो, तो वी आर लिविंग इन पाकिस्तान एक्चुअली, ऑनेस्टली इन कराची। तो अगर खुदा न खास्ता कुछ ऐसा टेक्निकल इशू आ जाता है, आप लोग कुछ भी हो सकता है जी, पर कैसे कभी हुआ है या कुछ या मैनेज कर लेते हैं? देखिए, एक तो हमारे IT सपोर्ट 24 घंटे मौजूद होती है, फिर आप बैकअप UPS जनरेटर्स रखते हैं, और कुछ नहीं होता तो हम WhatsApp पे कॉल कर लेंगे। Where there's a will, there's a way। बी प्लान होता है आप लोगों का? बिल्कुल रखना पड़ता है, हम हैं इमरजेंसी सर्विस में। तो मुझे ये बताएं कि इसका जो है मैं ये बड़ा जदीद सिस्टम देख रही हूँ और बहुत कम ही होगा, वेरी रेयर इन पाकिस्तान, आई थिंक सो। तो इस चीज़ को काम करने में बहुत एफर्ट लगी होगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसमें पूरा ब्रेन आपका एक है कि हमें एक ऐसा आसान सिस्टम, टेली सिस्टम लाना है जो वाकई इस चीज़ के लिए, बच्चों के लिए आसानी कर सके। तो क्या कहना चाहेंगे कि ये कहाँ किधर होना चाहिए ताकि और बच्चों की जानें बचाई जा सके? ज़रूर, देखिए, टेलीमेडिसिन में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन दुनिया में 90% टेलीमेडिसिन प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं। अभी कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ने एक पेपर लिखा है चाइल्ड लाइफ के मॉडल पे कि वो क्या एलिमेंट्स है जिसकी वजह से ये कामयाब हो सका, और उसमें मेरे ख्याल में सबसे अहम बात ये थी कि वर्किंग विद द गवर्नमेंट, वी आर मेंटरिंग द टीम, नॉट मॉनिटरिंग देम, और बहुत स्ट्रॉन्ग विल कि हमने इसको बेहतर करना है। तो जब ये एलिमेंट्स होते हैं तो आप बच्चों का इलाज कर सकते हैं, और इसको फैलाना है। इसको हम तो बच्चों की इमरजेंसी में काम कर रहे हैं, लेकिन सेहत के बाकी तमाम जो डायमेंशंस हैं, एडल्ट्स की इमरजेंसी है, ख़वातीन हैं, और बीमारियां हैं, ICUs हैं, उसमें भी बहुत कॉस्ट इफेक्टिव एंड हाई इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी है ये, और हमें उम्मीद है कि इस एग्जाम्पल को रेप्लिकेट किया जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं क्या, क्योंकि ऐसा बच्चा है जो यहाँ पे आता है और फिर दोबारा खुदा ना खास्ता उसको आना पड़ जाता है, तो उनका कोई इलेक्ट्रॉनिक डेटा या कोई उनकी केस हिस्ट्री मौजूद होती है सारी आप लोगों के डॉक्टर्स के पास? ठीक है, ये बच्चा हमारा पहला पेशेंट रह चुका है, तो हमने इसको किस तरह से आप देखना है? जी बिल्कुल, क्योंकि डेटा ही से आप बच्चों को बचा सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ये है, क्या ये बच्चा 72 घंटे के अंदर दोबारा उसी बीमारी से आए, इसका मतलब है हमने उसका इलाज सही नहीं किया। तो हम ये ट्रैक रखते हैं कि जब वो बच्चा दोबारा आता है तो उसके माँ बाप से पूछते हैं लास्ट कब आया था, फिर जो उनका सेल नंबर है उससे ट्रैक करते हैं कि बच्चा आया था, ताकि उसका पिछला रिकॉर्ड हम गेन कर सके। डिस्चार्ज के वक्त हम एक समरी देते हैं जिसमें मेडिकल रिकॉर्ड नंबर होता है, ताकि अगर वो माँ बाप उस बच्चे को लेके आए, वो समरी लेके आएंगे तो और आसानी से उसका पिछला रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। वेरी नाइस डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी
کہ ویسے تو میں خود بھی, مجھے بہت خوشی ہوئی کہ دیکھیں ہمارے بچے ہمارا فیوچر ہیں, ایسا ہی ہے. اور کیا پتہ یہی بچے آپ کو جن کی زندگی بچاتے کہ ڈاکٹر بنے, لائر بنے, کل آپ کی طرح کام کریں. تو میں چاہوں گی کہ میرے دیکھنے والوں کے لیے, میرے ویورز کے لیے کوئی میسج کوئی دینا چاہیں, کیونکہ ماشاء اللہ سے جس چیز کا, جس عزم کا آپ نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے نا, وہ مشکل تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ آسانی کرنے والا ہے. جی ہماری بس ایک ہی موٹیویشن ہوتی ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے, اور ہماری تو کوشش یہی تھی کہ ہم جو ہے اپنا کوئی حصہ اپنے اس چیز میں ادا کر سکیں. لیکن یہی بات ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں, یہ نہیں کہ سارا کام آپ نے کرنا ہے, ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں, ہمیں بھی اپنا رول ادا کرنا ہے. بہت شکریہ. جی ناظرین, یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی ڈاکٹر احسن ربانی صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سنی اور آپ نے دیکھا کہ ان کی کوشش ہے کہ بچوں کی زندگی بچانا, اور ہم بھی یہ رول ادا کر سکتے ہیں. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی دیکھیں کہ ایسا کوئی بچہ موجود ہے جس کو ہیلپ کی ضرورت ہے, تو آپ پلیز ٹائم پر اسے ہاسپٹل, چائلڈ لائف فاؤنڈیشن ہی لا سکتے ہیں. آپ پلیز ضرور لے کر آئیں. اگر ہم ایک بچے کی جان بچائیں گے تو آپ سوچیں ہم کتنے بچوں کی جان روزانہ بچا سکتے ہیں. اسی بات کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.